सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। इंडस्ट्रीज के लिए गैस महंगी करने के बाद अब एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर तक ले जाने का वजीर आजम पाकिस्तान का हदफ हासिल करना इस वक्त खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ ने इस हवाले से अपने अपने खदशात का भी इजहार कर दिया है। पाकिस्तान में मैनुफैक्चरर्स के लिए टैरिफ इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को बिजली 17 सेंट फ़ी यूनिट पर दी जा रही है। 6 सेंट फ़ी यूनिट हम मुख्तलिफ जो रीजन के दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखते हैं। वियतनाम में 8 सेंट, जबकि बांग्लादेश में 9 से 10 सेंट फी यूनिट के दरमियान इस वक्त बिजली का रेट है। पाकिस्तान अपना 50% एक्सपोर्ट का माल गैस से चलने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स पर इन्हिसार करते हुए तैयार करता है। अब हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी है और ये अगले 6 माह से लेकर अगले 18 माह तक ये मरहलावार 20% लेवी आयद होगी। एक्सपोर्ट्स का हजम इस वक्त 33 अरब डॉलर से जायद है सालाना, और माली साल 2024-25 के पहले 7 माह के दौरान जो मुल्की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स का इजाफा ज़रूर हुआ है। लेकिन जो आगे के हालात हैं इस लेवी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर मजीद बढ़ता है तो किस तरह से टारगेट्स हासिल किए जा सकेंगे, और जो बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त कंसर्न्स हैं उनको सामने रखते हुए उड़ान पाकिस्तान में जितने भी टारगेट्स इस वक्त सेट किए गए हैं वो हासिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम एनर्जी टैरिफ को एक अरसे से ये सुन रहे हैं कि अब वो सस्ता होने जा रहा है, अब IPP से बात चल रही है, अब कोशिश की जाएगी कि गैस भी कहीं से कोई सस्ती हासिल की जा सके, कोई ऑल्टरनेट तरीका सोचा जा सके, लेकिन अमली तौर पर अभी तक ये चीज़ें खासी मुश्किल नज़र आ रही हैं। फिर ऐसे में उड़ान पाकिस्तान का ऐलान होता है, 5 साल के लिए बड़े बड़े टारगेट सेट कर लिए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगले 1.5 साल में गैस लेवी 20% इजाफे के साथ कहाँ पहुँच जाएंगी इसकी कीमतें, क्या नज़र आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, मईशत का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का सेक्टर हो, उसकी जो बुनियाद है वो तवानाई का सेक्टर होता है। आपने मईशत की कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो 10 मंजिला हो या 100 मंजिला हो, उसकी जो बुनियाद है वो, जैसे मैंने कहा, वो तो तवानाई का सेक्टर होगा। अब आपने कुछ रेट्स बताए, हमारे यहाँ जो टैरिफ का बिल बन के आता है, चाहे वो दुकान हो चाहे वो फैक्ट्री हो, वो कोई 60, 62, 65 रुपए तक फी यूनिट पहुँच जाता है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं एक्सपोर्ट की मार्केट में, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं जो हमारे साथ कम्पीट करते हैं, वहाँ पे ये रेट जो है ये पाकिस्तानी रुपयों में कोई 32, 33, 35 रुपए तक जाता है। अब पाकिस्तान की जो हमारी 2/3 एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की डिनोमिनेटर है, वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। और टेक्सटाइल मिल वाले हमें बताते हैं कि उनका जो कन्वर्जन है, जो वो कपास से लेके सूतर बनाते हैं, सूतर से कपड़ा बनता है, उसमें तकरीबन 54% जो कीमत है, जो खर्चा है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कह रहे थे, वो बिजली का या तवानाई का खर्चा है। तो अगर 54% हमारा खर्चा बिजली का है और हमारी बिजली की जो टैरिफ है वो 2 गुना ज्यादा है, तो आप सोचिए कि एक्सपोर्टर के लिए कितना मुश्किल होगा आलमी मंडियों में बाकी जो मुल्क एक्सपोर्टर्स, बाकी मुल्कों में, ममालिक में जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे कम्पीट करना। अब आपने कहा कि बहुत अच्छे से हम सुन रहे हैं कि बिजली के टैरिफ नीचे आने वाले हैं, कि IPP के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं। मुझे याद आता है कि PTI की हुकूमत के दौरान यही मुज़ाकरात IPP के साथ हुए थे और हुकूमती हलकों की तरफ से बयान आया था कि 700 या 800 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। इसी किस्म का बयान अब दोबारा से आया है। अब शायद वो फिगर 900 अरब की बताई जा रही है। देखिए, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके नतीजे में कुछ जो है कंसेशंस मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, वो उस वक्त तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक आपके और मेरे बिल में टैरिफ जो है वो कम आएगा। तो जब तक एक्सपोर्टर का टैरिफ, दुकानदार का टैरिफ, घरेलू सारिफ का टैरिफ, जब तक वो 60-65 रुपए से नीचे नहीं आएगा, तकरीबन आधा नहीं होगा, उस वक्त तक ये कहना है कि 700 अरब की बचत हो गई है या 900 अरब की बचत हो गई है, मैं नहीं समझता हूँ उसका जो 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 रियलिटी है
जो बुनियादी हकीकत है उसके ऊपर कोई असर होगा। तो आप इसका मतलब फारूक साहब, जो हमारी असल इंडस्ट्री है, जो इससे पहले हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारी एक्सपोर्ट में बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता था, वो तो एक मुश्किल और एक चैलेंजेस का शिकार है। क्या हमने ये आईटी की सूरत में या माइंस एंड मिनरल्स की सूरत में क्या अल्टरनेट सोर्सेज इस वक्त ढूंढना शुरू कर दिए हैं कि उसके थ्रू हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं? उन सेक्टर्स पर तवज्जो हमारी शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या उन्हीं को अब हमने अपनी एक्सपोर्ट का इस वक्त मरकज़ समझ लिया कि यही हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं? देखिए, आपने दो चीज़ों का नाम लिया, आपने आईटी सेक्टर का जिक्र किया और आपने माइंस का जिक्र किया। ये आईटी सेक्टर जो है वो आईटी की स्पीड पे चलता है, वो आईटी की रिलायबिलिटी के ऊपर चलता है। अभी एक रिपोर्ट जो दुनिया भर के ममालिक की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि जब आईपी की सर्विसेज के अंदर रुकावट आती है तो उसका नुकसान कितना होता है। अब दुनिया भर में जो नुकसानात होते हैं उसका तकरीबन 20 से 25% सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आईटी के सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रुकावटें जो है वो नज़र आने लगी। तो आईटी की एक्सपोर्ट तो उन रुकावटों के साथ बंधी हुई है, उसका रिश्ता बना हुआ है। जहाँ तक माइंस का ताल्लुक है, वो एक बड़ा स्पेशल और स्पेसिफिक सा एरिया ज़रूर है। देखिए, अगर माइंस की हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हम कॉपर माइंस की बात कर रहे हैं, तो 2030 में जो ज़ीरो मिशंस पे जा रहा है, इंटायर यूरोप ज़ीरो मिशंस पे जा रहा है, तो उसके बाद जो मांग है, चाहे वो सोलर पैनल्स की हो, चाहे वो विंड पैनल्स की हो, चाहे वो ईवी बैटरीज की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और इन सब चीज़ों की पीछे जो है वो तांबा है, वो कॉपर है, और वो खुदा ने पाकिस्तान को तीसरा या चौथा बड़ा रिजर्व जो है वो दे रखा है। वो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पे आपकी बिजली की कीमत या बिजली की कीमत का जो 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 टैरिफ है उसका कोई इतना बड़ा असर नहीं होता। वहाँ पे एक्सपोर्ट के हवाले से ज़रूर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है, और जो तारीखें सामने आ रही हैं कि 2028 में हमारा पहला जो फेज़ है रेकोडेक का, वो ऑपरेशन में चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और 2030 में मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा यूरोप जो है वो ज़ीरो मिशन पे जा रहा है, तो वहाँ तारीखी तौर पे भी एक कन्वर्जेंस आ रही है, और बिजली के सेक्टर का इतना ज़्यादा असर जो है वो उसके ऊपर नहीं होगा। तो फारूक साहब, चलें वो अगर आगे हम 3-4 साल बाद वहाँ पर जो कामयाबी मिल सकती है उस पर फोकस करें, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके पैरेलल हमें ये इशू रिजॉल्व तो करने हैं। हमें अपनी जो इंडस्ट्रीज़ इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं उनको भी रिवाइव तो करना है, और उनके लिए कोई एक हल सस्ती बिजली या सस्ती गैस की सूरत में सोचना तो पड़ेगा। या फिर हम इंतज़ार करें कि जब हम पूरा का पूरा सस्ते बिजली के ज़राए हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वो सोलर पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद शायद इन लोगों को कोई सस्ती बिजली या सस्ती इलेक्ट्रिसिटी इनको मैसर आ सके। कोई एक हल तो इनका भी निकालना पड़ेगा ना, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जी, हल बिल्कुल नजर आ रहा है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि बिजली के सेक्टर के अंदर जो बीमारी की अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही, जो बीमारी का इलाज है वो नहीं किया जा रहा। देखिए, बीमारी का इलाज जो है वो आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात में नहीं है। बीमारी का इलाज बिजली की चोरी को रोकने का है। अब अगर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई 45% बिजली चोरी हो रही है, सक्खर इलेक्ट्रिक में कोई 35 से 36% बिजली चोरी हो रही है, तो जब तक ये चोरी का मामला जो है इसको हल नहीं किया जाएगा, आईपीपी से निगोशिएशन करना, उसके नतीजे में शायद रुपया या 2 रुपए का टैरिफ जो है पर यूनिट पे कम हो जाए, लेकिन वो बीमारी का इलाज कतई नहीं। बीमारी का इलाज इसमें भी है कि हुकूमत जो है वो हर किस्म के बिजनेस एक्टिविटीज से जब तक नहीं निकलती, तो वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का आप जिक्र कर रहे थे वो नीचे नहीं आ पाएगा। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, हुकूमत का काम पूरे मुल्क से बिजली खरीदना और फिर उसी बिजली को वापस सार्फिन के पास बेचना, और इस खरीदो फरोख्त के दरमियान कोई 600-700 अरब रुपए का नुकसान कर डालना, ये तो सस्टेनेबल नहीं है। ये जब तक हुकूमत हर बिजनेस के शोबे से बाहर नहीं निकल आती,
और अपना काम सिर्फ हुक्मरानी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, उस वक्त तक ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आने वाली नहीं। और ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का इस वक्त लग रहा है फारूक साहब, क्योंकि माजी में कोई ऐसी कामयाब मिसाल पिछले 6-7 सालों में हमारे सामने है नहीं। पिछले साल PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, जो अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक वो मामला पहुंचा नहीं। अब वो एक PIA पहले प्राइवेटाइज हो तो फिर ये डिस्कोज और जो दीगर इदारे हैं उनकी बारी आए। ये 2025 में भी ऐसा कुछ होता है या हुकूमत की इंटेंशन होती नज़र आ रही है? इरादा तो बार बार करते हैं, उसका इजहार भी करते हैं कि PIA के बाद दीगर इदारे SOEs को भी प्राइवेटाइज करना है, लेकिन अमली तौर पर वहाँ भी पेस बहुत स्लो है। जी, मैं समझता हूँ कि इरादा और हिकमत अमली उन दोनों में तफरीक करना बड़ा ज़रूरी। इरादे भी नज़र आते हैं, चाहत भी नज़र आती है, लेकिन कोई ठोस किस्म की हिकमत अमली सामने नहीं आती। तो सिर्फ इरादे से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ अभी जो विफाकी हुकूमत के तहत कोई 210 या 220 जिसको हम कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं। अभी कुछ ही साल पहले वियतनाम में जहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस काम किया करती थी, उन्होंने लगभग सारी की सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको निजी सेक्टर में कर दिया, बेच दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है, बाकियों को बंद कर दिया गया है। तो इरादे के जोर के ऊपर जो है वो ये काम नहीं हो पाएगा जब तक इसके अंदर एक हिकमत अमली और जब तक वो काबिलियत हुकूमती सेक्टर्स के अंदर काबिलियत पैदा करनी होगी जो निजकारी कर पाएं और जो निजकारी जल्द से जल्द कर पाएं। सही। तो अब यहाँ सब फारूक साहब ख़रीदार भी होता है। हमने देखा PIA के मामले में भी इनिशियली तो 5-6 बिडर सामने आए थे, 6 थे, फिर वो बोली तक सिर्फ एक ही बिडर आगे गया, 5 बैक ऑफ हो गए। अब वो किस तरह के उनको हालात का सामना करना पड़ा वक्तन फ़वक्तन, वो भी इस पर बात करते रहें। तो ये इन चीज़ों को क्यों हुकूमती इदारों की जानिब से इतना मिस हैंडल किया जाता है? जब करना भी है प्राइवेटाइजेशन का अमल, ख़रीदने वाले भी तैयार हैं, वो बिड भी कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये बुनियादी खामी कहाँ पर आती है? देखिए, PIA के हवाले से तो हमें तारीख से सबक सीखना होगा। पिछले कोई 20 सालों में PIA ने 830 अरब रुपए का नुकसान किया है और इन 20 सालों में सारी बड़ी जमातों की हुकूमत विफाक में हमें नजर आई। PTI के दौरान भी नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी के दौरान भी नुकसान किया गया, PMLN ने भी नुकसान किया और 20 सालों में जो दर्जन भर वज़ीर आज़म आए, आप अंदाज़ा कीजिए कि औसतन हर वज़ीर आज़म के दौरान कोई 70 से 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो एक सबक तो इससे ये बनता है कि हुकूमत चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, उसके पास PIA को चलाने की काबिलियत नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट सबक है। दूसरा सबक ये देख लीजिए कि PMLN की हुकूमत के दौरान एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है और PIA प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। अब हम सब अगर तो तारीख से सबक सीखना चाहते हैं कि शायद हमारी हुकूमतों के पास निजकारी करने की भी काबिलियत नहीं है। अब अगर दुनिया से सबक सीखना है तो चेकोस्लोवाकिया की फ्लैग कैरियर थी, उसका हाल भी कोई PIA जैसे था, वो उन्होंने एयरलाइन बंद कर दी। हंगरी में एयरलाइन फ्लैग कैरियर हुकूमत की बंद कर दी गई। तो यहाँ पे मुझे PIA के अगर स्पेसिफिकली आप पूछना चाह रहे हैं तो PIA के हवाले से ना तो कोई हुकूमत इसको चला सकती है, उसके पास काबिलियत है इसको मुनाफा बख्श चलाने की, और ना ही निजकारी कर सकती है। तो तीसरा तो ये है कि या तो नुकसान करते चले जाएं, 70, 80, 90 बिलियन का सालाना नुकसान जो टैक्स पेयर्स का नुकसान है, या इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 100 से ज़ायद IT कंपनीज, 1000 से ज़ायद डेलीगेट्स के साथ पाकिस्तान ने रियाद में होने वाली टेक कॉन्फ्रेंस लीप 2025 में सबसे बड़ी शिरकत की है, जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स के दरमियान मुताबिक ट्रेड एग्रीमेंट्स पर दस्तखत हो चुके हैं। SIFC, वजारत IT और टेलीकॉम, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा की मुश्तरका कोशिशों ने IT कंपनीज के लिए सऊदी मार्केट और GCC के पूरे रीजन में ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए साजगार माहौल पैदा किया है। लीप 2025 में पाकिस्तान ने
10 जदीद स्टार्टअप्स मुतारिफ करवाए हैं। पाकिस्तान की IT कंपनी सऊदी अरब और रीजन में अपनी मार्केट्स बना रही हैं। पाकिस्तान का IT सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान माली साल 2024 में सऊदी अरब को पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $50 मिलियन से जायद रही हैं और अब पाकिस्तानी कंपनी सऊदी अरब में अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ने भी एक हेल्प डेस्क कायम की है जो पाकिस्तानी कंपनीज को सऊदी अरब में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अमल में मदद फराहम कर रही है। अब तक 100 से जायद पाकिस्तानी IT कंपनीज सऊदी मार्केट में रजिस्टर हो चुकी हैं। सऊदी अरब में AI, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के बढ़ते हुए ट्रेंड्स के पेश नज़र पाकिस्तानी IT कंपनीज के लिए इस वक्त बेशुमार मौके मौजूद हैं जो पहले ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और डिजिटल सर्विसेज में एक नुमाया मकाम बना चुकी हैं। सऊदी अरब रीजन में टेक्नोलॉजी हब बनने की जानिब इस वक्त सऊदी अरब बढ़ रहा है और लीप 2025 पाकिस्तानी कंपनीज के लिए सेंट्रल एशिया समेत ग्लोबली अपनी रसाई बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज को फायदा होगा आने वाले दिनों में, बल्कि पाकिस्तान का IT सेक्टर भी तेजी से तरक्की कर सकता है, जिसकी मदद से पाकिस्तान बिलियन ऑफ डॉलर्स का मुनाफा कमा सकता है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट करंट फिस्कल ईयर में अब तक $2 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हैं और माहिरीन का यह अंदाजा है कि IT सेक्टर की एक्सपोर्ट इस फिस्कल ईयर के एंड तक $4 बिलियन तजावुज कर सकती है। तो इस लीप 2025 का पाकिस्तान के IT सेक्टर को खास तौर पर कितना फ़ायदा हुआ है और मुस्तकबिल में अब पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट किस हद तक बढ़ सकती है, IT से मुंसलिक लोगों को मजीद कितना फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राहिल इकबाल साहब वाइस चेयरमैन है पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राहिल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये बताइएगा ये किस नौयत के हैं, इनसे हमारे IT सेक्टर को मजीद कितना बूम मिल सकता है, फिर जो नए स्टार्टअप्स इस वक्त स्टार्ट किए गए पाकिस्तान की जानिब से उनकी इस पूरे माहौल में कितनी अहमियत है? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोटिवेशनल टॉपिक उठाया है। सर देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो हमारे पास पाशा के नंबर्स हैं, हमारी IT इंडस्ट्री इस वक्त सर $3.2 बिलियन पे खड़ी है और ये जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने वाला है वो ये है कि सर ये 40% ग्रोथ रेट पे है। अगर आप देखें तो कोई भी सेक्टर पाकिस्तान में इस वक्त इतनी रैपिड ग्रोथ के ऊपर नहीं है, इतनी 40% ग्रोथ बड़े कम बिजनेस सेक्टर्स में होती है। और ये सारी आपको पता है हमारी जो IT इंडस्ट्री का जो जितनी भी ग्रोथ है, जितना भी सेक्टर, जो भी रेवेन्यूज़ है, ये सारा IT एक्सपोर्ट है। और 40% ग्रोथ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो हम अगले 10 से 15 सालों में 30-35 बिलियन US डॉलर्स पे हम होंगे विद दिस ग्रोथ रेट। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं मिल के इसको फोकस करें कि IT को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है और SIFC, पाशा, PSAB सारे इदारे मिल के जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हम अब कोशिश ये करते हैं कि भाई सेंटर एक जो है ना अटेंशन बना जाए। पाकिस्तानी कंपनीज़ का फुटफॉल वहाँ पे जितने भी एग्जिबिटर्स पाकिस्तानी कंपनीज़ वहाँ जाती हैं तो उनको मैक्सिमम अटेंशन मिल सके। और अभी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और अभी मज़ीद भी हो रहे हैं, लीप आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में इसके लॉट ऑफ हाइप जाइटेक्स के लेवल पे ये इवेंट 2-3 सालों में पहुंचा है। सऊदी गवर्नमेंट इटसेल्फ बड़ी फोकस कर रही है और सऊदी डेलीगेट पाकिस्तान नवंबर में सऊदी डेलीगेट पाकिस्तान दे केम टू पाकिस्तान और इस्लामाबाद में उन्होंने जैसे कहते हैं ना B2B मीटिंग्स की पाकिस्तानी IT कंपनीज़ के साथ स्पेसिफिकली कि भी क्या बायलैटरल ट्रेड्स क्या हो सकते हैं और दोनों ममालिक मिल के स्पेशली अपने वहाँ सऊदी में क्या सर्विसेज हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं और ग्रोथ कर सकती हैं। और इसमें डेफिनेटली जो आपने बात की स्पेशल डेस्क बनाया गया पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए और सर इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त किया जा रहा है वो AI इज़ एक सेंटर बन रहा है इस वक्त अटेंशन का, बिकॉज विदाउट AI इस वक्त किसी भी सेक्टर में ग्रोथ जो है वो आपने देखा है कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सर IT पाकिस्तानी IT कंपनीज स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए हैं कि जो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको फंडिंग उस तरह की उनकी ग्रोथ के ऊपर फंडिंग अरेंज की जाए ताकि मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तानी कंपनीज को मिल सकें। और आई थिंक हाल ही अगर हम ये ओवरऑल GCC का जो रीजन है वो इस वक्त ग्रोथ पे है। सऊदी के अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त बहरीन, ओमान, कतर, एवरीवन इज़ ट्राइंग कि यार IT को ज़्यादा से ज़्यादा कैश किया जाए। और पाकिस्तान के अगर सर इसके अलावा नंबर्स अगर हम $3.2 बिलियन पे हैं, अगले 1 साल में हम $5 बिलियन पे इंशाल्लाह डेफिनेटली खड़े होंगे। और जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है सर देखें कि हमारी जो मैन पावर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देखें
50-60 हज़ार IT ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, और उसमें से 30-40% जो हैं वो IT कंपनीज में जाके काम करते हैं। ज़्यादा रुझान उनका फ्रीलांसिंग पे है, ज़्यादा रुझान स्टार्टअप्स पे है। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें कि सेक्टर्स बन चुके हैं, स्टार्टअप्स फंडिंग वहीं पे अवेलेबल होती है कि ठीक है, अगर आपने अगर कई मतलब जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका फोकस होता है कि ठीक है, हम यूनिवर्सिटी से निकल के हम जॉब करने की बजाय लेट्स ट्राई टू हैव आवर ओन स्टार्टअप, तो फंडिंग वहीं अवेलेबल है। तो इस लेवल पे काम हो रहा है कि मल्टी लेयर ऑफ फंडिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स। अगर आप देखें तो इस वक्त 150 के करीब प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो हमें जितनी पॉपुलेशन है और अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें 1000-1500 यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। इंक्यूबेटर्स अगर 40-50 हैं, NICs हैं, इनके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन जो कम से कम जितना स्केल है हमारा, और जो जी। अगर जो स्केल पे हम खेलें तो हमें कम से कम कोई 150 के करीब इंक्यूबेटर्स चाहिए। और ये इस वक्त डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, और ये बाहर की जितने भी मालिक हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि भी जो नेक्स्ट अपकमिंग जो रीजन है जो ग्रोइंग है IT का, वो पाकिस्तान है। एंड रियली होपफुल कि इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में हम तो राइल साहब, इसका मतलब ग्राउंड पे बड़ा बेहतर काम हो रहा है। अब ये जिस तरह सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट पाकिस्तान के लिए है, जहां लास्ट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान ने $50 मिलियन प्लस डॉलर्स की सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स वहाँ पर किए हैं। तो अब इस तरह की बड़ी मार्केट्स और कौन सी ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान इस वक्त फोकस कर रहा है, और उनमें पोटेंशियल फिर कितना है? चूँकि ये अगले 1-2 साल में अगर हमें 5 या 6 अरब डॉलर तक पहुँचना है, तो उसके लिए कुछ मखसूस मार्केट्स को स्पेसिफिकली हमें टारगेट करना पड़ेगा। सर, GCC इज़ डेफिनेटली अ वेरी प्रॉमिसिंग ग्रोइंग मार्केट। पाकिस्तानी कंपनीज जो टारगेट कर रही हैं इस वक्त सऊदीया, ऑब्वियसली बहरीन, कतर, और दे आर वेलकमिंग एज वेल। वो भी देख रहे हैं कि यार पाकिस्तानी कंपनीज को अगर हम अपने पास जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें बिजनेस करने के लिए, लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, तो ये 3-4 सर बड़ी प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं। तो इसी में ग्रोथ अगर आप देखें तो जितनी बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में जो इसके रैपिड ग्रोथ की है, तो देखिए नॉर्थ बिगेस्ट मार्केट दुनिया में तो नॉर्थ ही, अमेरिका इज लाइक नंबर 1 मार्केट, लेकिन वहाँ पेनिट्रेशन मतलब पाकिस्तानी कंपनीज को वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उठाने में काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, और उससे ज़्यादा बिजनेस, उससे एफर्ट, उतनी एफर्ट और उतनी उससे कम इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तानी कंपनीज को ज़्यादा जो सक्सेस मिल रही है वो इस रीजन में मिल रही है, GCC रीजन में मिल रही है। सो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है सर। और राइल साहब, जो हमारे यंग लॉट का जो स्किल सेट है, उस पर आपका इस वक्त क्या ओपिनियन है? ज़ाहिर लोगों में बहुत ज़्यादा इस फील्ड को लेकर, इस सेक्टर को लेकर इस वक्त एक अट्रैक्शन तो पैदा हुई है, लेकिन जो ट्रेंड और स्किल्ड जो हमारी लॉट इस वक्त निकल रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, वो इस वक्त इंटरनेशनली कम्पीट कर सकती है दीगर ममालिक के साथ और उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ? सर बिल्कुल, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें तो आप खाली फ्रीलांसर्स देख रहे हैं तो हमारे जो फ्रीलांसर को 3 मिलियन फ्रीलांसर्स इस वक्त बैठ के कुछ 400-500 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू तो वो ले आते हैं इस मुल्क में, और इनकी ये नंबर बढ़ रहा है। मतलब फ्रीलांसर राइटली, अब कंपनीज जो हैं वो कई कोशिशें करती हैं कि यार पाकिस्तानी जो टीम, पाकिस्तान में एक टीम बनाई जाए और वो रिमोटली उनको मैनेज कर अपना काम निकलवाएं। और ये नंबर सर रैपिडली ग्रो कर रहा है। पाकिस्तानी डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल हैं। 70 अगर 40-50 हज़ार हमारा IT ग्रेजुएट सालाना निकलता है, तो वो इस कैपेबल होता है कि भी वो मतलब जाके सर्व कर सके इंडस्ट्री में। हाँ, जो स्किल गैप होता है सर, उसके लिए डेफिनेटली एक स्किल गैप तो डेफिनेटली होता है, और उसको कवर करने के लिए इवन गवर्नमेंट ने इटसेल्फ भी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया है, उसके लिए नेफटेक ने बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं अभी। तो वो स्किल्स के लिए इसलिए कि जो ऑन डिमांड स्किल्स है ना, जो इस वक्त वो चाहिए, जो इमीडिएटली लीडिंग टू जॉब है या इमीडिएटली लीडिंग टू सम प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे इस वक्त बड़ा सर एक्सटेंसिवली रैपिडली काम हो रहा है। और डाटा पाकिस्तानी IT कंपनीज, बिकॉज देखिए IT कंपनीज जो है ना वो इटसेल्फ अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपने लोगों पे हम हायर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और उनको वो स्किल सेट सिखाते हैं। तो पाशा ने स्पेशली जो स्किल्स कमेटी है पाशा की, वो उस पर बड़ा एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट के साथ हैंड्स ऑन काम कर रही है कि भाई ये स्किल सेट इस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे एक टेकलिफ एक बड़ा प्रोमिनेंट प्रोग्राम है जो पाशा ने, P साहब ने कंडक्ट किया, और उसमें जो ट्रेनर्स थे वो भी इंडस्ट्री के थे, मतलब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे
उन्होंने जाके ट्रेनिंग्स दी, बैचेस बनाए गए फ्रेश ग्रेजुएट्स के, इवन जो ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं अभी लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनको स्किल आता है, वो कहते हैं हमें एक स्किल सीखना है और हमने काम करना है। हमें अगर अभी अब हम 4 साल नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते एक डिग्री के ऊपर, हम कुछ महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 महीने साल, दे आर एम्प्लॉयड। मतलब 6 महीने के कोर्सेज करके लोग जो हैं इस वक्त एम्प्लॉयमेंट्स ले रहे हैं। तो ये टेकलिफ्ट का प्रोग्राम रन किया गया पाशा पी साहब के साथ मिलकर। इस तरह कई ऐसे प्रोग्राम पाशा ने स्पेशल हमने जैसे कहते हैं कि कोर्सेज डिज़ाइन करके दिए हैं इदारों को कि भी अगर आप अपने पास ये कोर्सेज करवाएं और ये बच्चों को ये चीज़ें सिखा दें तो दे आर इक्वली कैपेबल कि वो कुछ भी जो है ना आप अपना, अगर वो कंपनीज में नहीं भी जॉब करना चाहते, वो एज ए फ्रीलांसर काफ़ी कुछ कमा सकते हैं और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। और राइट साहब, जो स्किल सेट का गैप अगर कहीं मौजूद है तो उसको कवर अप करने के लिए फिर हमें फॉरेन ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे मुल्क में भी ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जो उस गैप को बहुत बेहतर तरीके से खुद वो ऐसी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं कि वो उसको कवर कर सकते हैं? नहीं सर, हमारे मुल्क में इक्वली कैपेबल मतलब ट्रेनर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। हाँ, अगर कोई बिल्कुल जैसे 2-3 साल पहले या अभी जैसे एआई में कोई नया मॉडल आता है जिसको सीखने की ज़रूरत होती है, उसमें ट्रेनर्स इंटरनेशनल, उसमें देखें वो जो इंटरनेशनल ट्रेनर होता है डेफिनेटली उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो ट्रेन द ट्रेनर्स के लिए ज़रूरी होता है। मतलब इसके साथ साथ जो अपस्किलिंग है ना, मतलब अपस्किलिंग भी ज़रूरी है कि अगर आप कि जो स्किल्ड लोग जो 10-12 साल से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इवन आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ, मैं भी अपना मैंने साल में 2-3 नए स्किल्स मुझे भी सीखने पड़ते हैं, और वो उसके लिए हम इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनर उसकी कॉस्ट वगैरह बेयर करना, और उसके लिए क्योंकि उसकी भी प्री रैक्स होते हैं, वो भी कहता है कि भी मुझे आगे लॉट वो बना के दो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में 10-15 साल से 20-25 साल से काम कर रहे हैं, वो स्किल उनके लिए होता है। सो अपस्किलिंग, ट्रेन द ट्रेनर्स, ऑब्वियसली मैं ट्रेन हूँगा तो मैं आगे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ये पैरेलल में सर, ये पैरेलल एफर्ट्स हैं, ये पैरेलल में करनी पड़ती हैं, और बाकी मुल्क भी इसी पे फोकस करते हैं और इसी पे ग्रोथ लेके आते हैं। तो और पैरेलल में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। रियली होपफुल के जो हमारा आईटी सेक्टर है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जी, 40% ग्रोथ रेट, और इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हम बड़े अच्छे नंबर्स पे होंगे। तो वन लास्ट क्वेश्चन तो सराइल साहब के, अगर ये जो हमने इस वक्त देखा कि डीप सीक आया और उसने रातों रात एक पूरी दुनिया में एक सेंसेशन फैल गई, एक तहलका मच गया, तो ये इस तरह का कोई मॉडल आने वाले दिनों में हम किसी पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट की तरफ से भी कुछ, या किसी कंपनी की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद रखें कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मॉडल पाकिस्तान की तरफ से भी लॉन्च हो सकता है? बिल्कुल, वाई नॉट। पाकिस्तान में डेफिनेटली इन पैरामीटर्स पे काम हो रहा है, कंपनीज काम कर रही हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो खाली ये नहीं, पाकिस्तानी आईटी कंपनीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में, जब साइबर सिक्योरिटी नई एक डोमेन पॉपुलर हुई थी और उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस थे, तो उसमें पाकिस्तानी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एग्जिट ले चुकी हैं, और इसमें भी लेंगी डेफिनेटली। फायर आई वाज वन ऑफ द कंपनी जो $1 बिलियन पे वैल्यूड हुई थी, पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी स्टार्टअप था। सो देयर आर मेनी मोर टू कम जी, बिल्कुल डेफिनेटली। पाकिस्तानी कहीं भी जो है वो पीछे नहीं है। अगर आप ग्लोबल कंपटीशंस की बात करते हैं तो ना सिर्फ हमारी कंपनीज, हमारे स्टूडेंट्स, मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग जीतते हैं बाहर जाके, इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं। तो पाकिस्तानी कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह सर इक्वली कैपेबल हैं, और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ जो मिल रही है, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइल इकबाल मैन पाशा के हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नई इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आई गई है और उसका क्या फ़ायदा मुस्तकबिल में हो सकता है। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सूबा सिंध ने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से निपटने की प्लानिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। 2022 में हमने देखा कि पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का सामना कर चुका है, जिससे पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा तबाही सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को $100 अरब खर्च करने पड़े हैं। इस सैलाब में सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ की 80% कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो गई थी। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की मदद से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गंदम आपाशी के पानी में 25 से 30% तक बचत हो सकती है और पैदावार में भी 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जैसे मंसूबों से किसानों की इनकम में इजाफा और एक्सपोर्ट में बेहतरी भी लाई जा सकती है। क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी से फसलों की प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। ग्रीन हाउसेस के अखराज को भी बड़ी हद तक कम किया जा सकता है।
इस वक्त हमारे मुल्क के किसान मॉडर्न फार्मिंग से काफ़ी पीछे दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी किसानों को जदीद और बेहतर एग्री फार्मिंग, पौधे लगाने और कटाई के लिए जदीद मशीनरी, एग्री ड्रोन्स और सेंसर्स, आपाशी और फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की अशद ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2016 में हाई क्वालिटी की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी पैकेज मुतारिफ करवाया था, जिसे किसान पैकेज का नाम दिया गया था। इस मंसूबे के तहत सोलर पैनल से काश्तकारी की जानी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सालाना 8 से 10 अरब डॉलर्स हासिल किए जा सकते हैं और नुकसानात को 75% तक कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्री टेक के इस्तेमाल से पाकिस्तान की फसलों की पैदावार में 30% इजाफा हो सकता है। दुरुस्त फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ज़रूरी पैदावार बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों की नाकामियों को दूर कर सकता है। कोल्ड चेन्स और स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम नुकसानात को कम और मार्केट कीमतों को बेहतर बनाते हैं। सोलर एनर्जी की आपाशी और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो अब ये जो कदम उठाया गया है ये किस हद साबित हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नबी बख्श सातू साहब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध एग्रीकल्चर चैम्बर के। बहुत शुक्रिया नबी बख्श सातू साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइए जो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ये कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा दे सकती है और इससे स्पेसिफिकली किन किन इस वक्त फसलों को खासतौर पर फ़ायदा हो सकता है? मेहरबानी आपकी बोल टेलीविजन की। बिल्कुल, क्लाइमेटिकल चेंज जो है इस वक्त दुनिया का सबसे अगर कोई दुनिया में अहम हो और सिंसियर इशू है, सीरियस इशू है, तो वो क्लाइमेटिकल चेंज है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है उससे मुतासर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासर होने के खदशात हैं, बल्कि वो नजर भी आ रहा है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर होगा। बंदे की आम जिंदगी और भी मुतासर होगी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एक तो यहाँ तो बारिशें बहुत शदीद पड़ेंगी और अब आउट ऑफ सीजन पर बारिशें पड़ेगी, सैलाब आएंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा हार्श गर्मी का सीजन जो वेदर भी होगा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है फसलें मुतासर होने का खदशा है। और सारी दुनिया जो है स्विच ओवर कर गई है स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। उसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि एक तो जो है आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा के पानी की बचत को भी बढ़ाया जा रहा है, पानी की बचत हो रही है। दूसरा ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में आप फसलों बीज ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं सारी दुनिया में कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर गंदम जो है हमारी 120 दिनों में मैच्योर होती है, तो ऐसे गंदम के सीड भी डेवलप किए जा रहे हैं जो 80 से 85 या 90 दिनों में मैच्योर हो जाए, यानी 30 दिन पहले। उसके बाद एग्रीकल्चर स्मार्ट प्रैक्टिस में हम मैन्युअली अगर कोई पेस्ट अटैक आता है तो मैन्युअली हम स्प्रे करते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने पूरी दुनिया में जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई आपको अपने कंधे पे ड्रम रख के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है पेस्टिसाइड का। आप ड्रोन के जरिए भी जो है अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को, अपने इवन बागात को आप जो है ड्रोन के जरिए पेस्ट स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका जो है पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। और ऊपर से अगर पेस्ट कंट्रोल की आप स्प्रे करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बनस्पति बंदा जो है कंधे पे टांकी रख के और वो मैन्युअली उसको करता रहे। तो ये टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो पानी का मैंने आपको गुजारिश की, उसके साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि सारी दुनिया में मैन्युअली जो है ट्रांसप्लांटेशन, सोइंग और नर्सरी तैयार करना, ये मैन्युअली तकरीबन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे खत्म हो गई है। हमारे यहाँ क्योंकि मशीनरी बहुत ज्यादा महंगी है। अब जिस तरह आपने फरमाया पंजाब की गवर्नमेंट ने सब्सिडी शुरू की है कि भाई आप सब्सिडाइज रेट पे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी परचेज करें, जिसमें आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और आपका भी शेयर होगा। ताकि अगर सपोज करें कि मुझे अगर राइस लगानी, ट्रांसप्लांट करनी है, तो मैं मैन्युअली जो है बंदे 1 एकड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं 20 बंदे छोड़ता था, तो उसकी जगह पे आप ट्रांसप्लांटर आगे वो मैन्युअली, टेक्निकली और मैकेनिकली जो है आपकी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। आपका टाइम भी बचेगा और जो 1 एकड़ को जितनी भी सीडलिंग रिक्वायर है वो पूरी जो है आपकी प्लांट करेगा, जिससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और पानी का खर्चा और पानी का बेस जो है वो भी जो है बहुत ही कम होगा और सेविंग होगी। नबी बख्श साहब, जितनी भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इनके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी फिर ज़रूरत है। अब ये बताइएगा इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करते हुए आगे आना पड़ेगा, या फिर आप समझते हैं कि हुकूमत को ही इनिशिएटिव्स इसमें लेने चाहिए और किसानों के लिए सहूलियात फराहम करनी चाहिए? ये जो इन्वेस्टमेंट का एक गैप है, ये इसको कौन कवर करेगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सारी दुनिया में जो है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट की ये कैपेसिटी नहीं है कि हर सेक्टर में
चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर, हर सेक्टर में जो है बंदों को और जो है या उस सेक्टर से वो वाबस्ता अफराद है उनकी फुल सपोर्ट करे। ये प्राइवेट सेक्टर ही होता है सपोर्ट। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मैं तो देख के आया हूँ, पढ़ के भी आया हूँ। वहां पे ये होता है कि मैं अगर किसान हूँ, मैं अगर कोई सब्जी और या फल या फ्रूट प्रोड्यूस करता हूँ, तो जो स्टोर चेन होते हैं या वहां पे वो हम मुझसे एग्रीमेंट करेंगे कि भाई उनको कितने जो है टमाटर चाहिए साल के अंदर, तो वो मुझे चार्ट बना के देंगे, हफ्ते में इतने टन चाहिए, महीने में इतने टन चाहिए और साल में इतने चाहिए और रेट ये होगा। फिर मैं एक जो है कोऑपरेटिव जो आप कहते हैं कि एग्रीमेंट हो जाता है, फिर मैं उसको अपनी पैदावार पे भी फोकस करता हूँ और मुझे ये श्योर होता है कि मुझे ये रेट मिलेगा। अच्छा, उसके अगेंस्ट जो एग्रीमेंट होगा, अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, कोई मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, तो वो कंपनी, प्राइवेट कंपनियां वो मुझे जो है सपोर्ट भी करती हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि मुझे एडवांस पेमेंट की मद में कि भाई आप अपने मैकेनाइज तरीके से जो है अपनी फसलें लगाएं और टेक्नोलॉजी अप्लाई करें अपनी फसलों को, ताकि आपकी एक तो रैपिड जो है ट्रांसप्लांटेशन हो और आपकी पैदावार हो, दूसरा ये है कि आपका टाइम भी बचे, आपका खर्चा भी बचे। तो इस वजह से जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को इस शोबे में आना चाहिए और जितने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। और गवर्नमेंट, जिस तरह आपने भी फरमाया, हम सब समझते हैं गवर्नमेंट की इतने, खास करके हमारे यहाँ तो इतने वसाइल ही नहीं है गवर्नमेंट के कि हर बंदे को, हर किसान को जो है इस लेवल पे सपोर्ट करे। तो ये जितनी भी प्राइवेट अभी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका कितना इस वक्त रुझान है, कितनी उसके लिए अट्रैक्शन है, स्कोप इस फील्ड में मौजूद है और दिलचस्पी उनकी इस वक्त आप देखते हैं, चूंकि आप बिजनेस सेक्टर को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसानों को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ज़रा दोनों की तरफ से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि स्कोप कितना है और दिलचस्पी इस वक्त कितनी है, और अगर कम है दिलचस्पी तो उसकी वजूहात क्या है? असल में जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जिस तरह आपने फरमाया कि दिलचस्पी प्राइवेट सेक्टर की बहुत कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर वाहिद दुनिया का बिजनेस से शोबा है जो टोटली आप ये समझे खुले आसमान के नीचे एट द मर्सी ऑफ नेचर है। अगर ज्यादा बारिशें आ गई तब भी उसको बहुत खतरा होगा नुकसान का, अगर पानी नहीं है फिर भी खतरा होगा, अगर तूफान आ गए और कोई सैलाबी सूरत आ गई, तो उस वजह से तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी सिक्योर हो, अगर मैं 100 रुपए लगाऊं तो उसमें कम से कम 20-30 रुपए मुझे रिटर्न हो। और एग्रीकल्चर सेक्टर वाहिद है जो टोटली वल्नरेबल है, अल्लाह के रहम, हर चीज अल्लाह के रहमो करम पे है, लेकिन ये क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो इंडस्ट्री वाला है वो अपनी प्रोड्यूस बना के और अपने वेयर हाउस में स्टोर करके सेव करके रखता है, लेकिन जो किसान है उसके पास तो इस तरह का कोई कंट्रोल है नहीं। भाई हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पे अगर हम चले जाएं तो 1 एकड़ पे 2 या 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आते हैं, तो ये तो नामुमकिन है। इसलिए जो है रिलेक्टेंट होते हैं बिजनेस सेक्टर वाले और सरमायादार के इसमें। लेकिन क्योंकि जब जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है कि भाई अपना जो है सेफ्टी मेयर्स भी होंगे और प्रिकॉशनरी स्टेप भी होंगे, बाकी बंदा कोशिश करता है, यकीन अल्लाह सबको रोजी देता है। इस वजह से जो लेकिन साहब ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनकी मदद से ज़ाहिर है किसानों के नुकसानात को कम करने की कोशिश तो हो रही है, तो सिंध के कितने फीसद किसान अभी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं और कितनों को भी ज़रूरत है? और अगर पाकिस्तान का भी कोई इस तरह का कोई फिगर आपके जहन में हो तो वो भी शेयर कीजिएगा कि अभी पूरे पाकिस्तान में कितने फीसद किसान ऐसे हैं जो कि इस जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो चुके हैं? भाई टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं बताऊंगा अगर हम पाकिस्तान के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का आप एनालाइज करें, जो पाकिस्तान में सबसे बड़े जो सूबे 2 हैं, पंजाब पहले नंबर पे जहाँ पे ज्यादा लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चर लैंड है, दूसरे नंबर पे सिंध आता है। तो बाकी केपी के और बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ जमीनें हिली एरिया है, लेकिन ज्यादा आप ये समझे कि 90% जो जमीन काश्त होती है वो इन दो सूबों में होती है। लेकिन अगर मैं सिंध को और पंजाब को कंपेयर करूं तो मैं अपने आप से और सबके साथ ऑनेस्टली बात करूंगा कि पंजाब हमसे काफी बेहतर है, उसका किसान भी बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस है। हमारे यहाँ जो है, आप जिस तरह आपने फरमाया कितने फीसद, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से को 5% जो है किसान जो है इस टेक्नोलॉजी को स्विच ओवर कर चुके हैं। बाकी 90% जो किसान है अभी तक उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना और अडॉप्ट करना को दूर की बात है। मैं समझता हूँ उस 95 में से 50% को तो पता ही नहीं कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, और ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें रोल है। तो 50, क्योंकि लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, और दूसरा ये है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से वापस जितने भी लोग हैं वो होते हैं रूरल एरिया में, उनको अर्बन एरिया में वो जो है जो इंटरेक्शन भी नहीं होता, एक्सपोजर भी नहीं होता, तो
वो समझते हैं बेचारे सादा लोग सारी दुनिया। नबी बख्श साहब, इसका मतलब न सिर्फ टेक्नोलॉजी उन लोगों तक पहुंचानी है, बल्कि उसकी अवेयरनेस भी उनको देनी पड़ेगी, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, उसका स्मार्ट यूज कैसे हो सकता है, ये सब भी उन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल, पहले तो आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जो कंपनियां आएंगी, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी जहां जहां कर सकती है, और कंपनियों को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उनको रियलाइज करना पड़ेगा भाई अगर आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्विच ओवर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट होंगे। सारी दुनिया इन टेक्नोलॉजी को फॉलो करके, अडॉप्ट करके ये प्रॉफिट कमा रही है, ये उनके फायदे हैं। इसी तरह अगर आपने भी कोशिश की और आप भी इस पे स्विच ओवर करके, तो आपको भी यकीनन फायदा होगा। तो ये अवेयरनेस, एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद प्लस सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। भाई आप इस पे आ जाएं, इस टेक्नोलॉजी पे, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, ताकि आपका भी फायदा हो और जो सपोर्ट करेगा उसका भी यकीन होगा, ओवरऑल सारे पूरे मुल्क का फायदा होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नबी बख्श एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध एग्रीकल्चर चैम्बर, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।